तो आज के लेक्चर में मैं वैसे थोड़ा सा, हाँ जी सर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं आती। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस किसके बारे में करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में। देखो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको ये क्वेश्चंस की थोड़ी सी वैसे हिंट तो दे दूं। ऐसा हो सकता है कि आपने कर भी लिया, आंसर भी ठीक आ गए, लेकिन थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। ये यहाँ पर क्या कहता है, एक व्हील जो है 360 रिवोल्यूशन लेता है 1 मिनट में। 1 मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है जी। और ये कहता है आप ये बताओ इसने 1 सेकंड में कितना रेडियन एंगल बनाया होगा। सिंपल है, अगर 1 मिनट में रिवोल्यूशन 360 ले रहा है तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन लिए होंगे, तो इसके लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर आया 60 रिवोल्यूशन। 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन ले लिए, 60। और मुझे पता है एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन एंगल होता है, 2 पाई होता है। तो 60 रिवोल्यूशन जो है आपका, उसमें कितने एंगल बनेंगे, वो सिंपली 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 पाई रेडियन जो आपका है एंगल बनेगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आपको आर की वैल्यू दी गई है 100 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू दी गई है 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछा गया है डिग्री, तो आपको जब फॉर्मूला पता ही है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, आर्क की लेंथ और रेडियस। एल आपका 22 है और रेडियस आपका 100 है, तो जो ये थीटा आया है आपका वो 22/100 आया है बेटा। अब हमें बताना डिग्री है, और हमें पता है इस फॉर्मूले से जो एंगल आता है वो किस में आता है, रेडियन में आता है, यानी कि जो 22/100 है वो रेडियन है यहाँ पे। सो वी हैव टू चेंज दिस 22/100 इनटू द डिग्री। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा। अब ये क्या बन गया, अब ये डिग्री बन गया। सो नाउ 22 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 100, और जो ये पाई है वैसे तो 22/7 होना था, तो हम इस 7 को अभी से क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा बेटा जी, बना देते हैं इसको, ऊपर आ जाएगा 7 इंटू में 7। अभी 22 और 22 कैंसिल, 0 और 0 भी कैंसिल, 2 से 5 पे कैंसिल और 2 से 9 पे कैंसिल। आंसर आया 9 7 जा 63 अपॉन में 5, ये आ गया है ना। अब हमारा काम क्या है, ये डिग्री आई है और फ्रैक्शनल डिग्री है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले तो 5 से डिवाइड करो, 5 बन जा 5, 1 बच गया और 3 13, तो 5 2 जा 10, तो आपके पास आया 12 एंड 3/5 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट बच जाए 3/5 के टाइप में, तो आप क्या करेंगे, उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 इंटू में 60, तो 5 से डिवाइड किया और 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो मिनट बन जाता है। यहाँ पे आंसर आया 12, तो 12 3 जा 36, आपका जो फाइनल आंसर बनेगा 12 डिग्री 36 मिनट आंसर आपका बन जाएगा। ये बिल्कुल छोटे छोटे से और आसान आसान से क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी तो सर। क्या, हाँ जी बोलो सर एक बार ये लास्ट स्टेप रिपीट करना। यहाँ पे ये जो ये वाली बात है, ये 12 एंड 3/5 वाली, ठीक है, यस सर। इरेज कर देता हूँ ऊपर से, ठीक है, क्योंकि वैसे नोट तो आपको करना नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ। अगर करना भी हो आपको नोट, तो आप मतलब वीडियो पीछे पॉज करके देख सकते हो जब भी बाद में देखोगे रिकॉर्डेड वीडियो को। अब मेरे पास क्या था एक्चुअल में, मेरे पास था 63 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री, ये था मेरे पास। तो मैंने इसे जब कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, तो मेरे पास आया 12 एंड 3/5, तो ये अभी भी डिग्री में ही है। अब मैंने क्या किया, इस डिग्री को थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, 12 के पास डिग्री बना दिया, और जो 3/5 मेरा डिग्री था इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर लिया। अब ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 12 से कैंसिल करने के बाद 12 3 जा 36 मिनट, तो 12 डिग्री एंड 36 मिनट आपका आंसर आना चाहिए।
आप एक बार मुझे अपने जो आंसर है आपकी बुक का एक बार चेक करके बताइए कि आंसर ठीक है या रोंग आ रहा है मेरा। अगर रोंग आ रहा है तो फिर देखते हैं कि कहाँ पर गुंजाइश है ठीक करने का। नहीं। ठीक है आंसर? यस सर। चलिए पहली बार। तो फिर अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। क्या आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी अटेम्प्ट किया है? नो सर। ओके चलो, वैसे कर लेने चाहिए थे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं किए, हम हो करवाएंगे। जाएंगे सर ये। हाँ वैसे तो हो जाने चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे फिफ्थ रहा हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिंट फिफ्थ दूंगा। हो देखो गया, सिक्स्थ करवा दो। ओके, 5th क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ, अगर नहीं भी हुआ या कोई आपको डाउट बचा होगा वो हो जाएगा। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40, डायमीटर 40 है बेटा 5th क्वेश्चन में, डायमीटर 40 है सेंटीमीटर में, तो रेडियस क्या हो जाएगा हाफ, 20 सेंटीमीटर। अब ये कहता है सर्कल के अंदर यहाँ पे रेडियस 20 हमने निकाल ली, और ये कहता है जी ये वाली कोड जो आपको दिखाई दे रही है वो भी 20 सेंटीमीटर की है। आर्क मत मान लेना कभी, आर्क को 20 मान लो गलत हो जाएगा, कोड की बात कर रहे हो, ठीक है ना, समझ आई बात? इसकी बात कर रहे हैं कोड की। यस सर। हाँ ये, तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ बेटा, ये हमारा जो ट्रायंगल है ना वो इक्विलेटरल बन गया, और इक्विलेटरल बनते ही मुझे जो एंगल है वो 60 डिग्री मिल गया। अब यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा, पहले इस 60 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, जो कि आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, क्योंकि हमें इसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आर्क यानी कि ये वाली वैल्यू। अभी मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज करके बताता हूँ, आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं माइनर आर्क। अब देखो 60 डिग्री से बनने वाला आर्क जो है वो इस फॉर्मूले से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। थीटा की वैल्यू मैंने रख दी पाई बाय 3, एल की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू है आपकी 20, आर की वैल्यू 20, तो यहाँ से आप आराम से एल की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की टर्म में निकाल लो या डेसिमल फॉर्म में निकाल लो, बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं। तो आ जाएगा 20 पाई 22/7 और इनटू में यहाँ पे नीचे 3, क्योंकि मैंने सिर्फ 20 को ऊपर भेजा है और पाई की वैल्यू सोल्व की है 22/7। ठीक है जी, तो यहाँ से जो भी डेसिमल वगैरह में आपका आंसर आएगा वो आप हैंडल कर लोगे आई होप। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, आर्क की जो लेंथ है वो सेम है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है जी, कोई बात नहीं सर जी। अब देखो बेटा, एक सर्कल हमने छोटा मान लिया, ठीक है, सर्कल बना ही लेते हैं, हमारे पास अगर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है तो उसका फायदा उठाते हैं, थोड़ा सा सर्कल अच्छा सा बनाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से 2 सर्कल मान लिए मैंने। ठीक है बेटा, अब क्या करें सर, अब हम क्या करेंगे, इनके सेंटर मान लेंगे यहाँ पे। अब देखो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर आर्क एल दोनों की सेम है तो जो छोटा सर्कल है उसके अंदर आर्क उसी रेडियस उसी लेंथ की ज्यादा स्पेस एक्वायर कर लेगी। मान लीजिए मैं थोड़ा कलर यूज करता हूँ यहाँ पे, ज्यादा क्लियर होगा, यहां से लेकर यहां तक ये एक आर्क है, ठीक है, इसकी मान लीजिए लेंथ कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल 5 है, 5 सेंटीमीटर है एग्जाम्पल के तौर पर। तो बेटा ये 5 सेंटीमीटर इस सर्कल में तो बहुत छोटी सी जगह पे ही कवर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, है ना, क्योंकि बड़े सर्कल में छोटी आर्क जो है छोटे में ही बन जाएगी लेंथ। तो दैट्स वाई आपका जो यहाँ से सेंटर पे एंगल बनेगा बड़े सर्कल में वो एंगल भी छोटा बनेगा, अगर आर्क छोटी है तो एंगल भी छोटा रहेगा, तो ये बनेगा 60 डिग्री, और छोटे से जो बड़ा जो छोटा सर्कल है उसमें बनेगा 75 डिग्री। ये कंसेप्चुअल बात है, ठीक है। तो क्योंकि पहले 60 डिग्री दिया हुआ है इसलिए मैं इसकी रेडियस को R1 मान लेता हूं, और बाद में 75 डिग्री दिया हुआ है तो इसकी रेडियस को मैं R2 मान लेता हूं। ठीक है बच्चा, आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि 75 डिग्री छोटे सर्कल में क्यों बना और ये 60 डिग्री यानी कि छोटा एंगल बड़े सर्कल में क्यों बना। ठीक है जी, अब
अभी 5 सेंटीमीटर तो था नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। 5 की जगह हमें कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या मान लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेट करनी पड़ेगी, लेट लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेडियस जो है, अब लेंथ ऑफ आर्क तो दोनों में सेम है इसलिए मैं एक ही एल ले लूंगा, लेकिन अगर रेडियस देखी जाए तो रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग 60 डिग्री एंगल इज इक्वल टू R1। इसी तरीके से रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग 75 डिग्री का एंगल जिसके पास है, उसकी रेडियस को हमने R2 माना हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करना है, केस 1 और केस 2 बनाने के लिए, ठीक है। पहला केस कौन सा बनेगा भाई, हमारा एंगल कितना है 60 डिग्री, है ना, और उसकी लेंथ ऑफ आर्क एल है और रेडियस R1 है। इसी तरीके से आपका सेकंड केस भी क्या बन जाएगा, एंगल 75 डिग्री थीटा की जगह पे। अच्छा एक काम हो, ये तो हमने गड़बड़ कर दी थी, बच गए हम, भावनाओं में बह गए थे, और भावनाओं में बहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप बताएंगे क्या मिस्टेक हुई है, जो मैंने कैच तो कर ली लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल 2 सेकंड के लेट हो गया था। क्या लगता है क्या मिस्टेक हुई थी? सर लेंथ। नहीं नहीं नहीं, हमने यहाँ पे 60 और 75 को एज इट इज रख दिया बेटा। 60 जो है वो डिग्री है, इसको यस सर, रेडियन में उसे कन्वर्ट रेडियन। करना पड़ेगा, तो पाई बाय 180 बनाना पड़ेगा। देखो आंसर तो सेम ही आएगा चाहे आप इसे कन्वर्ट करो या ना करो, लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि बेटा इसे आप कन्वर्ट करें, कंसेप्ट यही कहता है, ठीक है। बेशक कोई ध्यान दे या ना दे, शायद आपको स्कूल में टीचर्स ने 60/75 करके भी करवा दिया हो, या हो सकता है उन्होंने भी रेडियन में चेंज करवाया हो, या एग्जामिनर चेक ना करे, लेकिन जो कंसेप्ट कहता है वो ये कहता है कि आपको पहले से रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन आप इसे फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हो, वरना कंसेप्चुअली इसे फॉर्मूले में यूज करना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि आप डिग्री का फॉर्मूला रेडियन में कैसे लगा सकते हो। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन। तो ये कन्वर्ट करने के बाद क्या बन गया, पाई बाय 3 बन गया, पाई बाय 3 इज इक्वल टू एल अपॉन R1। यहां से आप ना R1 की वैल्यू निकाल लो। R1 की वैल्यू कैसे आएगी, बहुत सिंपल है। R1 को तो आप कहां ले जाओ, दूसरी से तरफ ऊपर ट्रांसफॉर्म करने के तरीके से, और जो बाकी बच गया पाई बाय 3 इसको ले आओ दूसरी साइड। देखो शायद ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, मैं आपको एक बार दिखाता हूं करके। पाई बाय 3 है बेटा, इक्वल टू एल अपॉन R1 है। मैं R1 को ऊपर ले जाऊंगा तो मेरा क्या बन जाएगा आंसर, R1 मल्टीप्लाई पाई बाय 3 इक्वल टू एल। फिर ये जो 3 डिवाइड में है इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, R1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एल, और जो ये पाई बचा है पाई, ये पाई कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा 3L अपॉन पाई। बोलो ये समझ आया आपको R1 की वैल्यू कैसे आई? क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसको पूरा अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर दिए, है ना। बोलो समझ में आई आपको बात? यस सर। ठीक है, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, सेम टू सेम काम दूसरे के साथ करना है। दूसरा एंगल कौन है, 75 डिग्री, तो इसे भी क्या कर देते हैं, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करके रेडियन में चेंज कर लेते हैं, और फॉर्मूला यही रहेगा, L बाई R2, रेडियस 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। 5 कैंसिल हो रहा है और 3 कैंसिल हो रहा है, यानी कि 15 की टेबल पे चला जाएगा ये। 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये 5 ऊपर आ गया, 12 नीचे आ गया, कुछ ऐसा बन गया। 5 पाई अपॉन में 12 इज इक्वल टू एल अपॉन R2। तो अगर मैं इस R2 को भी कन्वर्ट करूं जैसे मैंने R1 को किया था, तो क्योंकि अब आपको समझा तो दिया कैसे किया है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे कि क्या आंसर आएगा जब आप कन्वर्ट कर लोगे। तो आपका आंसर आएगा बेटा 12L अपॉन 5 पाई, ठीक है जी। अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट दिया था उसको हटा देंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। लो जी ये तो गया है, इसको कर दिया हमने बाय बाय। लो जी, थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए अलग से एक लाइन लगा लेते हैं। अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं।
अब बेटा हमें रेशो चाहिए थी इन सर्कल के रेडियस की। अब इस बात को ध्यान से सुनना, हमें जब रेडियस किसी भी चीज की रेशो निकालनी हो और ये ना बताया जाए कि किसकी रेशो किसके साथ निकालनी है, तो उस केस में जिसका नाम पहले आएगा वो रेशो ऊपर रहेगी और जिसका नाम बाद में आएगा वो रेशो नीचे रहेगी। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि हमारा 60 डिग्री वाला पहले आया था और 60 डिग्री वाले की रेडियस कौन है, R1, तो हमें R1 ऊपर रखनी है। तो आप क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड ये कौन सी इक्वेशन है, इसका नाम 1 रख देते हैं और इसका नाम 2 रख देते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 होगा क्या, R1 अपॉन R2 बन जाएगा और जो R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है 3L अपॉन पाई और जो R2 की वैल्यू है वो डिवाइड में आ जाएगी 12L अपॉन 5 पाई। अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही वैल्यू फ्रैक्शन में है और जब वैल्यूज फ्रैक्शन में आती हैं तो हम उनको रेसिप्रोकल करते हैं। किसको रेसिप्रोकल करते हैं, डिनोमिनेटर को। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा 3L अपॉन पाई मल्टीप्लाई 5 पाई डिवाइडेड बाय 12L। अब इसमें से जो कॉमन चीजें हैं उनको हम क्या कर देंगे, कट करेंगे। L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 12 हो जाएगा 4 पे कैंसिल। तो आपका आंसर आया 5 अपॉन 4। किसका आंसर है ये, R1 अपॉन R2 का आंसर आया 5/4। और अपॉन वाली वैल्यूज को हम कैसे लिख सकते हैं, रेशो में। दैट मीन्स R1 रेशो R2 कितना आ गया, 5/4। और यही मुझसे पूछा गया था कि दोनों की जो रेडियस है उसका रेशो बता दो। तो रेशो हमारा आया 5/4। आप आंसर भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं अपनी बात से कि ये आंसर बिल्कुल ठीक आया होगा। ठीक है जी। लिखने का तरीका सेम टू सेम रहेगा जैसे मैंने लिखा है। आपको इसके अंदर कोई ज्यादा एडिशन नहीं करना, सब्ट्रैक्शन नहीं करना। आपको लेट भी करनी पड़ेगी लेंथ, आपको रेडियस भी दोनों की अलग अलग लेट करनी पड़ेगी कि हमें रेडियस क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे L आर्क बना दी, ठीक है, पहले वाले सर्कल की रेडियस R1, दूसरे वाले की R2। थोड़ा पता होना चाहिए कि 60 वाले को ही R1 देना है, क्योंकि बात 60 वाले की पहले हुई है और बाद में 75 है, इसलिए उसको R2 दे दिया और इसी हिसाब से R1/R2 की रेशो निकाल ली। ठीक है, वैल्यूज इसी तरीके से निकालने हैं, इक्वेशन इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है लाइन वाइज। ठीक है, मेरे पास थोड़ा नीचे स्पेस कम था तो मैंने साइड में इरेज करके लिख दिया है। ठीक है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। हो गया नोट? Yes, sir. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया गया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of 10 centimeter। देखो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, क्योंकि 3 पार्ट्स है तो 3 क्वेश्चन बन गई है। पहले पार्ट में आपके पास रेडियस जो है वो 75 रहेगी और लेंथ ऑफ आर्क कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के साथ फॉर्मूला लगाना है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। अब ये आप सोच रहे हो पेंडुलम की बात हो रही है और आप फॉर्मूला लगा रहे हो। बेटा देखो पेंडुलम क्या होता है, इस तरीके से आपने एक स्पोर्ट लिया और वहां से इस फॉर्म में एक पेंडुलम आता है जो कि एक सेक्टर की फॉर्म में ही क्या डिस्क्राइब करता है, अपना पाथ। अगर उस पेंडुलम को बहुत ज्यादा जोर से घुमाया जाए तो पेंडुलम बेटा एक क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। ऐसे इस फॉर्म में सर्कल, अगर आप उसे घुमाओगे ना तो वो इस फॉर्म में सर्कुलर बना देगा। तो यहाँ पर जो ये एंगल है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी आर्क पे। अगर आर्क छोटी है एंगल छोटा बनेगा, अगर आर्क बड़ी हो जाती है, ठीक है जी, तो फिर वो मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ और ये आर्क बनाएगा तो एंगल भी उसका ग्रेटर हो जाएगा। और ज्यादा आर्क बनाता है
तो एंगल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर ये थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे एक प्यारा सा डायग्राम बना के शो भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप एक यहाँ पे पेंडुलम बना दीजिए और एक यहाँ पे बना दीजिए। ये पेंडुलम कम लग रहे हैं और सेब जैसे अलग लग रहे हैं ना, पर कोई बात नहीं। और ये है थीटा, जहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है या जो भी थ्रेड वगैरह जिससे भी हमने पेंडुलम को बांध रखा है, टाई कर रखा है, वो आपके लिए आर का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा? आर का। ठीक है जी, 75 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ पे जो वो डिस्क्राइब कर रहा है, आर्क डिस्क्राइब कर रहा है, आर्क डिस्क्राइब करने वाला वो कितनी दूर तक जा रहा है, यहाँ इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कितनी दूर जा रहा है, वो लेंथ ऑफ आर्क बन जाएगी। तो एल की वैल्यू फर्स्ट केस में 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फॉर्मूला लगाओ, काम चलाओ, कुछ खास काम नहीं करना। 75/10 कट कर दिया, या तो 7.5 भी लिख सकते हो आप इसे डायरेक्टली, या फिर आप इसे अगर बनाना चाहो तो, एक मिनट, फाइंड द एंगल ऑफ अ रेडियन through which a pendulum swings if its if its length is 25 and the tip describe the arc of 10 centimeter. L upon R मैंने गलत लिख दिया क्योंकि 75 तो रेडियस था, तो मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया ना, यही प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे L की वैल्यू 10 है और R की वैल्यू 75 है, मैंने 75/10 कर दिया था। भावनाओं में बह जाते हैं कभी कभी, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने की, है ना। तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। सो योर आंसर इज 2/15 रेडियन। ये कैसा है? रेडियन का। अगर ये पूछता डिग्री बताओ, फाइंड द एंगल इन डिग्री, तो पहले रेडियन में आंसर आता, फिर उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते बेटा? 180/π से। बट लकीली हमारा क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, ये हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई। ठीक है जी, बोलो जी बोलो। तो सेकंड क्वेश्चन में भी रेडियस तो सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो पेंडुलम की लेंथ है वो तो 75 ही रहेगी, लेकिन जो आर्क है ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, जैसे कि 15 सेंटीमीटर। तो ये θ1 मान लेते हैं, ये L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेंगे। तो θ2 इज इक्वल टू L2/R, रेडियस सेम है, 15/75, जो कि टेबल पे डायरेक्टली कट हो जाती है। 1/5 आपका आंसर आ जाएगा, किसमें? रेडियन में। वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस पता ही है ना आपको कि हाँ थोड़ा सा दिखाना होता है, शो ऑफ कि हाँ जी ये कौन है? रेडियन है। अदरवाइज अगर आप 1/5 भी लिखोगे तो सबको पता है कि ये कौन है? रेडियन ही है, क्योंकि डिग्री के लिए तो हमें स्पेशली डिग्री लगानी ही पड़ेगी। जैसे स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट में हम ऐसे नहीं लगाते, यहाँ 2 नहीं लगाते, लेकिन क्यूब रूट में लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, और क्यूब रूट में हमें स्पेशली 3 लगाना पड़ता है। ऐसी ऐसी बहुत जगह आपने देखा ही होगा, खैर इसका तो क्या ही बताना है। तो बताइए बेटा, ये 2 पार्ट आपको समझ आ गए? तो आई होप कि आप थर्ड पार्ट भी आराम से निकाल सकते हो। उसमें आपका Yes, sir. R हो जाएगा, है ना, L3 हो जाएगा, और इसी तरीके से θ3 आ जाएगा। और आपको मुझे लगता है 10 सेकंड लगेंगे आंसर बताने में, तो हम 10 सेकंड में आंसर निकाल के फटाफट बताएंगे। और जल्दी बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है? क्या आपका आंसर यही आया जो मैंने लिखा है? Yes, sir. 7/25 radian. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लो जी, हमारी तरफ से आपको पहला वेरी गुड मिलते हो। ठीक है जी, Thank तो you, sir. यहाँ पर आपने पूरे अच्छे तरीके से 3.1 फिनिश कर ली है। ठीक है जी,
अब हम 3.2 की तरफ चलेंगे और बहुत कम कंसेप्ट को आज कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कंसेप्ट की क्वांटिटी कम रखो या ज्यादा, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी सी रहनी चाहिए। अब आपने 10th क्लास में, हमने 10th क्लास में चैप्टर का नाम पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, है ना, और उसके अंदर स्टडी किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। और जो ये रेशोज थी ये हमने डिस्क्राइब किया था 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी 11th क्लास में हमने सीख लिया है कि जो एंगल है वो 360 से 90 से ज्यादा ही होते हैं। तो अब हम अपनी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को इस एंगल से थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे, और थोड़ा नहीं बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और उसके लिए हम हेल्प लेंगे रेडियन की। और उस रेडियन के बाद जब हम यूज करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को, तो वो एक्चुअल में क्या होंगी, बहुत सारी रियल वैल्यूज पे हमें नई नई इनफाइनाइट वैल्यूज पे इनफाइनाइट आंसर देंगे। सो दैट्स वाई हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को कैसे रीड करना स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह रीड करना स्टार्ट करेंगे। फंक्शन क्यों, क्योंकि बेटा जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास कोई वैल्यू है, फंक्शन को ऐसे दिखाते हैं f ऑफ x, और मैंने लिख दिया x स्क्वायर। अब होता क्या है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करता रहूंगा वैसे वैसे मुझे नए नए आंसर मिलते रहेंगे। मैं रियल वैल्यू पुट करूंगा, मुझे रियल वैल्यू और भी बहुत सारे आंसर मिलते रहेंगे। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करूंगा मुझे आंसर्स मिलते रहेंगे, है ना। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम फंक्शन कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। क्या आप कंसीडर करते हैं, फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो इसी तरीके से अब हम जो रीड करने वाले हैं वो इस तरीके से साइन x रख लेंगे, वेयर x, जो x है वो क्या है, कोई भी रियल नंबर है। और ये रियल नंबर कौन है, हमारे रेडियन वाले एंगल, रेडियन वाले एंगल। जैसे अगर आपने लिखा साइन पाई बाय 2, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पाई बाय 2 कितना होता है। तो पाई बाय 2 अगर पता लगाना है तो हमें इस तरीके से डिवाइड करके पता चल जाएगा कि ये 90 डिग्री की बात कर रहा है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपका काम क्या है, जो हमारे स्टैंडर्ड थे जैसे कि 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनको याद रख लेना आपको कि इसको अगर मैं रेडियन में लिखूं तो कैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार हम ऐसे कन्वर्ट करके तो नहीं देखने वाले कि पाई बाय 2 कितने डिग्री का एंगल लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि हमने इन 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज की तो जो पॉइंट पे वैल्यू रखने के बाद आंसर आता था वो हमने फाइंड आउट कर लिया था। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इनको रेडियन में याद करेंगे। 0 डिग्री तो कितना बन जाएगा, 0 रेडियन ही बन जाएगा। 30 डिग्री कितना बनेगा, 30 इंटू में पाई बाय 180, तो डिवाइड करने पे पता चला पाई बाय 6 बन गया। 30 डिग्री कितना बन गया, पाई बाय 6। इसी तरीके से 45 को अगर आप करोगे इस तरीके से यहाँ पे, तो आप देखोगे ये 4 पे कैंसिल कर देगा, पाई बाय 4, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप 60 डिग्री को करते हो चेंज, तो आप देखोगे कितना बन रहा है, पाई बाय 3 बन रहा है। कितना बन रहा है, पाई बाय 3। और अगर 90 डिग्री को करते हो तो तभी अभी मैंने आपको चेंज करके भी दिखाया है, तो पाई बाय 2, ठीक है जी। एक बार फिर से देख लेते हैं, पाई बाय 6 कितना है, 30 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45, पाई बाय 3 का मतलब आपका 60 डिग्री, और पाई बाय 2 आपका 90 डिग्री। तो ये आपको याद करना है, और 0 तो 0 है ही, 0 का तो कोई काम ही नहीं, ठीक है जी। ये रेडियन है और ये डिग्री है, ये सब रेडियन वाले हैं, ठीक है जी। तो इनको याद रख लेना, क्योंकि कभी भी इनकी वैल्यूज आती है तो जल्दी जल्दी से आपके माइंड में पड़ी होंगी कि यहाँ पे साइन 45 है, उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर टेंजेंट 30 डिग्री है या पाई बाय 6 है
तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि टेंजेंट π/6 की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि π/6 कितना है, 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो जब आप थोड़ा थोड़ा यूज करोगे तो याद हो जाएंगी, बट नहीं होती तो आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था, लेफ्ट राइट लेफ्ट 4 4 राइट, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो तोले यानी कि यहाँ पे टेंजेंट आ गया L/R। तो 30 डिग्री के लेफ्ट में कितनी है, 1 वैल्यू है, और राइट में कितनी है देख लो, 30 के राइट में कितनी है, 3 वैल्यूज है। अंडर द रूट लगाओगे तो 1/√3 आंसर पाओगे, और क्या, सिंपल सी बात थी। आई होप आप इन बातों को समझ पा रहे हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी वो क्या बन गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया, जस्ट बिकॉज ऑफ रेडियन, क्योंकि रेडियन की वैल्यू हम रियल नंबर में नोट कर सकते हैं, और उसी वजह से हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे उन्हें एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम स्टडी कर पा रहे हैं। चलिए जी, Yes, तो ये बात हमने सीख ली। अब बेटा क्या है जी, हमारे पास थोड़ा सा एक काम है। काम क्या है कि हम अपने एंगल्स को आगे पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ये कोई एक ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से मेरा एक ग्राफ आ गया। अब मेरे पास, मुझे पता है कि एंगल कैसी डायरेक्शन में होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। अगर आपसे sin 45 पूछा जा रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपसे sin 45 पूछा जा रहा है, सॉरी 45 तो नहीं, 135 पूछा जा रहा है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर अगर आपसे इसी तरीके से कोई ना कोई, मान लीजिए sin 180 के बाद कोई 210 वैल्यू पूछी जा रही है, sin 210, sin 210, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। अरे मम्मी बिल्ली रे। तो साइन, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सबके घर में ऐसा ही होता है। तो अगर आपसे साइन 300 डिग्री की वैल्यू पूछी जाए तो वो कहाँ मिलेगी आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। और लेकिन सर हमने 10th में तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्वाड्रेंट कवर किया था, ओनली ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर किया था। तो सर बाकियों का क्या करें, तो बाकियों का कवर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये पता होना चाहिए कि जो आपके बाकी क्वाड्रेंट है उनके अंदर जो वैल्यूज आएंगी उनके साइन कैसे रहेंगी, ठीक है, उनकी वैल्यूज कैसी रहेंगी, पहली बात तो ये। दूसरा, आपका वो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिखाया था वो यहाँ पे काम आएगा, ठीक है जी। और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो एक टेबल हमने याद करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमारा वैल्यूज जो है साइन और कोस में चेंज हो जाते हैं, और वहां से आप वैल्यूज बड़े आराम से फाइंड आउट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट के पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट में कैसे काम करता है। उसके लिए एक शॉर्टकट दिया गया था और अभी भी मैं आपको दे सकता हूं। एक हमें सेंटेंस याद करना है, उससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। आफ्टर स्कूल, या अपने स्कूल में भी मतलब टीचर ने पढ़ाया होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है जी। या फिर इसके जगह एक और यूज किया जाता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, आगे पीछे हो जाए तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, आई एम द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड माई स्पेलिंग्स आर नॉट सो गुड। तो अगर कुछ आपको लगे कि गलत है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। नाउ वैसे तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ठीक है। तो इनमें से कोई एक सेंटेंस जो भी आपको लगे कि सर ये मेरे लिए इजी है, उसे याद कर लो, बाकी दूसरे को अपने दिमाग से मिटा दो, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं। अब सर इससे कैसे मिलेगी मुझे वैल्यूज, इसके आपको हर फर्स्ट वर्ड को याद रखना है। जैसे कि आफ्टर में कौन है, ए फॉर एप्पल, अरे नहीं बेटा एप्पल का जमाना गया। ए फॉर ऑल, ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव, पहले नंबर पे है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे नंबर पे है तो सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे नंबर पे है तो तीसरा क्वाड्रेंट, फोर्थ नंबर पे है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव, कोस की वैल्यू भी, टेन की भी, और इनके तीनों जो छोटे छोटे भाई बहन है
बाकियों की भी सबकी वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। तो सर सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड में पॉजिटिव होगा एस वाले। एस वाला कौन कौन सर जी, एस वाला यानी कि साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1 कोसिकेंट होता है। तो साइन और कोसिकेंट की जितनी भी वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रहेगा, सॉरी सेम तो नहीं आएगा, मतलब वो तो बात की बात है, कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद कोई बात नहीं, तीसरे पे चलो, टी फॉर टेंजेंट। तो 10 का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट। तो 10 और कोट की वैल्यूज यहाँ पर कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। तो बाकियों की कैसी होंगी, अरे भाई जब बोल दिया कि 2 की पॉजिटिव तो 4 नेगेटिव है, बाकी सब कैसे हो गए, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो बाकी 4 की वैल्यू नेगेटिव है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ वाले में जो बच गए, कौन बच गया, कोस बच गया और सीकेंट बच गया, ये दोनों रहेंगे यहाँ के राजा, इनकी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। बाकी सब जितने भी हैं अदर देन दीज वो सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव, ठीक है जी। एक बार दोबारा बता देता हूँ, अगली स्लाइड में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैंने आपको पहले ही बताया था जो इम्पोर्टेंट हमारे कंसेप्ट होंगे और मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बच्चे को, हम 2 बार करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे और बच्चे को किसी भी डाउट में नहीं रहने देंगे। वैसे तो बच्चे को अभी भी कोई डाउट नहीं है, पर कोई बात नहीं। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा मत करो। तो अब हम यहाँ पर वापस से आ जाते हैं, हमारे पास क्वाड्रेंट है पहला, फर्स्ट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और एक्स एक्सिस की पहली वैल्यू से चलना है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ठीक है जी। मैंने आपको साइन याद रखने के लिए बताया कि अगर साइन के या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज इनमें से किसी क्वाड्रेंट में लाई करती है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ठीक है। वैल्यू क्या होगी वो तो उसके एंगल पे डिपेंड करता है, लेकिन साइन किस बात पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट में, जिसको हमने याद करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला सीख लिया है, ट्रिक सीख लिया है, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी में शुगर ऐड कर दो, ठीक है। फीकी हमें पसंद नहीं है, हमें चीनी के साथ पसंद है। तो ए फॉर ऑल, और ये कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव। फिर सेकंड में कौन, एस, एस यानी कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ठीक है, उनके साथ ही रेसिप्रोकल वाले साथी। फिर थर्ड में कौन है, 10, 10 और उसका साथी कोट, ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। थीटा नहीं लगा रहा मैं साथ में, आप लगाते रहना, क्योंकि थीटा के बगैर लिखना इनको एक अपराध है और हम अपराध नहीं करेंगे। और सी जो है वो फोर्थ नंबर पे आ रहा है, और सी फॉर कैट नहीं, कोस और सीकेंट थीटा, ये दोनों थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहने वाले हैं। समझ में आई बात, ठीक है, बोलो बेटा बोलो, बोलो। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब सर ये तो बताओ वैल्यू कैसे निकलेंगी, ये तो बता दिया कि उनका साइन कैसा आएगा। जब तक वैल्यू नहीं निकलेंगी साइन का, क्या हम अचार डालेंगे, नहीं अचार नहीं डालेंगे बेटा, अचार हमने पहले ही डाल लिया है, अभी हमें इनका काम करना है ना। मान लीजिए आपके पास है साइन 120 डिग्री, कितना, साइन 120 डिग्री। अब इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, एक फॉर्मूला है, एक नहीं है बल्कि 4-5 है। एक तो हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं साइन में से 90 माइनस थीटा कर दूं तो आंसर आता है कोस थीटा, ठीक है जी। और अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा कर दूं तो क्या आएगा, तो कोस थीटा आएगा, तो भी क्या आएगा, कोस थीटा, क्योंकि 90 प्लस थीटा का मतलब है वो कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। वैल्यू तो साइन की ही है, अलग बात है कि हम आंसर किसी और फॉर्म में निकाल रहे हैं, लेकिन वैल्यू किसकी है, साइन की, तो कैसे आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। एक होता है साइन 180 माइनस थीटा, जब आप 90 के साथ प्लस या माइनस करोगे तो उसका जो है
फेस चेंज हो जाएगा। जैसे 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा, 90 प्लस थीटा तो भी कोस थीटा। लेकिन अगर आप 180 या 360 के साथ करोगे तो एंगल सेम आएगा। जैसे साइन 180 माइनस साइन थीटा तो आंसर आएगा साइन थीटा, और 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। फिर अगर आप साइन 180 प्लस थीटा लिखते हो तो बनेगा तो कौन, साइन थीटा। लेकिन 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 180 के बाद कहाँ चले जाओगे, थर्ड में, और वहां तो कौन होता है, नेगेटिव। तो जो भी आंसर आएगा, आंसर कैसा आ जाएगा, माइनस। सेम वे में साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो 90 जो है उस पर भी चेंज हुआ था और 270 पे भी चेंज होगा, क्या आएगा, कोस थीटा। 270 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस का आंसर आएगा। अगर साइन 270 प्लस थीटा हुआ तो आंसर कोस थीटा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। 270 का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी माइनस होगा। इसी तरीके से आप 360 में से भी कर सकते हो, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में, वैल्यू साइन में ही आएगी। ठीक है, ये याद रखने जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये आप लाइन बाय लाइन लिखते रहना, क्योंकि एक का याद हो गया तो बाकी सब सेम चलेंगे, और आपके साइन अकॉर्डिंग टू दिस, जो आपको मैंने ये आपका ग्राफ बनाया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग आपके साइन आते रहेंगे। आपने तो क्या सीखा कि जब 90 माइनस थीटा हो या फिर प्लस हो या माइनस हो, इसी तरीके से अगर 270 प्लस या माइनस है तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज। और चेंज कैसे होगा, जैसे हमने 10th में किया था, कोस का साइन, साइन का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन, सीकेंट का कोसेक, कोसेक का सीकेंट। लेकिन चेंज कब होगा, जब 90 और 270 होगा। और अगर आप 180 या 360 लेते हो, 180 माइनस कर लो या प्लस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 360 प्लस कर लो या माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आंसर आएगा उसमें चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कैसे रहेगी, सेम। बस साइन कहाँ से मिलेंगे, जो आपके साइन मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, ये जो छोटी सी ट्रिक बनाई थी, आप ऐड स्क्वायर टू कॉफी, और उसको अपने ग्राफ में अप्लाई करने के बाद, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त याद रखने वाली, लिखने वाली, वो क्या है, वो ये है, ये देखो, ये कि 90 और 270 के साथ चेंज, और 180 और 360 के साथ सेम। और साइन कहाँ से आएंगे, ऐड शुगर टू कॉफी, इससे आएंगे साइन आपके। ठीक है, और ये वाला ग्राफ थोड़ी हेल्प कर देगा। बाकी कैसे बनाते हैं वो मैंने आपके सामने, ये देखो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं। आई होप ये आपके लिए सुपर इजी वाला फॉर्मूला है, सुपर इजी वाला है, सुपर इजी याद रखने में। आई एम वेटिंग। Excuse me, sir. तो सुपर इजी नहीं है क्या, आपकी आवाज में तो ऐसा लग रहा है दम नहीं है, इजी नहीं है ये, सर ये आवाज ही नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही मेरी आवाज, यस सर, रश हो रहा है नेटवर्क में। तो फिर आपने बताया नहीं मुझे। अभी नहीं आ रही ना सर। अच्छा, और उससे पहले जो मैंने समझाया वो सब आ रहा था। यस सर। हाँ, तो फिर उसी के बेस पे बता दो कि जो आपने फॉर्मूला सीखे ये आपके लिए सुपर इजी है या डिफिकल्ट है। नहीं सर, इजी है। गुड। तो क्योंकि आपने खुद अपने मुंह से कहा है कि ये सुपर इजी है, तो फिर एक छोटा सा इंस्टेंट टेस्ट हो जाए आपके लिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो मैं ये कह देती कि इजी नहीं है, टेस्ट से बच जाती। तो बेटा टेस्ट से कभी मत घबराना, टेस्ट ही हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा पहलू होता है, उससे हमें पता चल जाता है हमारी तैयारी कैसी है, तो हमें मौका मिल जाता है तैयारी करने का। चलो, मेरे पास है कोस 210 डिग्री, कितना, कोस 210 डिग्री। तो मुझे ये बताओ इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये 210। सर
सिंपल है बेटा, 0, 90, थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड, 280, सॉरी 180, 270 और इस 0 के साथ ही 360, जिसको अगर मैं रेडियन में लिखूं तो ये π/2, ये हमारा पाई, और ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है जी। तो 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और हमें सिखाया गया था ऐड शुगर टू कॉफी, तो यानी कि थर्ड में तो सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है। जो एक कोस 210 है, इसका जो भी आंसर आएगा वो कैसा रहेगा, माइनस का। अब 210 को हमें तो 0 से 90 तक की वैल्यू पता है सर, बाकी मुझे नहीं पता। तो कुछ ऐसा करो कि ये 0 से 90 के बीच में आ जाए। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए थे, इसको आप लिख दो, कोस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको। 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30। बोलो। यस सर। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, यहां पर मैं क्या लिख दूं, बता दो। बिल्कुल आसान है, पहला माइनस साइन बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद क्योंकि मैंने आपको बताया था 180 में चेंज नहीं होता, तो कौन आएगा, कोस ही आएगा। और थीटा कौन है इसके साथ, 30, तो कोस 30। अगर आपको कोस 30 की वैल्यू पता है तो आप इसकी जगह 2 मिनट से पहले लिख दोगे। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 सेकंड से पहले ही लिख दोगे। लो जी, हमने कोस यस सर। 210 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, जबकि हमें तो बचपन में 0 से 90 के बीच में सिखाई गई थी, और हमने छोटा सा एक इंफॉर्मेशन लगा के 210 की भी निकाल ली, -√3/2। तो इसी तरीके से चाहे मैं किसी की भी वैल्यू दे दूं आपको, आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपका काम क्या है, आपका काम इतना है कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक या जो भी आपके पास रीडिंग बुक है उससे ये वाले जो मैं आपको बता रहा था बेसिक, वो रीड करेंगे। जैसे साइंस, इंग्लिश, हिंदी वाले टीचर बोलते हैं ना चैप्टर रीड करो, कुछ ऐसा ही आज मैथ वाले सर दे रहे हैं इनको रीड करने के लिए। आई होप कि आपको ये आ गए होंगे समझ में और आप कर लोगे रीड। ठीक है जी। यस सर।